नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या बोलती दुनिया है एएनबी न्यूज पर। और आज से ठीक 9 बजे हर रोज मैं सुनील कुमार हिमाचली आपको मिलूंगा क्या बोलती दुनिया के नए फॉर्मेट के साथ और बात करूंगा उन तमाम मसलों की जो दिन भर की, देश भर की और दुनिया भर की अहम खबरें होंगी। उन सारी खबरों पर विस्तार से बात भी करूंगा और जरूरत पड़ी तो उस पर सवाल कर चर्चा भी करूंगा और सारी खबरों की गहनता से पड़ताल करने के बाद आपके बीच लेके आऊंगा, क्योंकि हम लोग पक्षपात नहीं पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए आज से ठीक 9 बजे हर रोज एएनबी न्यूज पर क्या बोलती दुनिया के बीच आपके बीच लेके आऊंगा दिन भर की अहम और बड़ी खबरें ठीक रात हर रोज 9 बजे। और आज क्या बोलती दुनिया में सबसे पहले बात करूंगा चीन की, वो चीन जो चालबाज है और उसको झटका देने के लिए अब तैयार है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और इसके साथ ही आज बात करूंगा इंटरनेशनल लेवल पर होटल इंडस्ट्री को क्या बड़ा झटका मिल रहा है, क्योंकि हिमाचल में जहां एशिया में सबसे ज्यादा होटल हैं, वहां पर लोगों को जो होटल कारोबारी हैं, मालिक हैं, उनको क्या कुछ झटके मिल रहे हैं महामारी के बीच। और महामारी के बीच बात करूंगा, वो खबर दिखाऊंगा जो लोगों के आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है, यानी कि जो महंगाई महामारी के बीच बढ़ रही है। तो सबसे पहले रुख करूंगा चीन का। भले ही चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीछे हटी हो, लेकिन चालबाज चीन की फितरत को देखते हुए भारतीय सेना सीमा पर कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि रात के समय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे इस खास रिपोर्ट में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने कदम तो पीछे खींच लिए हैं, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह से चाक चौबंद और चौकन्ना है। चौकसी का ये आलम है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में भी आसमानी सरहद पर गश्त लगा रहे हैं। सुखोई मिग जैसे युद्धक विमान लगातार आसमानी सीमा की निगरानी कर रहे हैं। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और मिग 29 समेत कई लड़ाकू विमान दुश्मन पर नजर रखने के लिए लगातार उड़ान भर रहे हैं। इसी तरह से वायुसेना के हेलीकॉप्टर अपाचे, चिनूक और मी-17 भी मिशन में लगे हुए हैं। बर्फीली हवाओं में सेना ने संभाला मोर्चा। वहीं दूसरी तरफ 15 डिग्री तापमान और तेज बर्फीली हवाओं के बीच भी वायुसेना सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटे हुए हैं। इस समय बॉर्डर पर तैनात सैनिक दोहरी चुनौती से निपट रहे हैं। एक तरफ बर्फीले मौसम की दुश्वारियां और दूसरी तरफ दुश्मन पर कड़ी नजर रखने की चुनौती है। रात के मिशन पर आने से पहले ग्राउंड स्टाफ अपाचे हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहे हैं। रात के समय अपाचे हेलीकॉप्टर रिफ्यूल किए जाते हैं और मिसाइल, मशीन गन, रडार और सभी मशीनों को चेक किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे इंजन स्टार्ट होता है और रोटर घूमना शुरू हो जाता है। जैसे ही ग्राउंड स्टाफ हरी झंडी देता है, रात के अंधेरे में अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान शुरू कर देता है। दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में अपाचे। वहीं बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है और खासतौर से ये माउंटेन वारफेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों में तालिबान के खिलाफ कर रही है। बता दें कि इस समय लद्दाख में चीन से लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारत के हजारों जवान तैनात हैं। ऐसे में रात के वक्त किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड एयरबेस से उड़ान भरता है। और अगर जवानों को राशन हथियार की कोई भी जरूरत होती है तो न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी उसे पूरा करता है। रात का ऑपरेशन आसान नहीं होता, खास तौर से 12,000 से लेकर 18,000 ऊंचाई पर ऑपरेशन के दौरान कई चुनौतियां होती हैं। एक बार उड़ान भरने पर यह हेलीकॉप्टर करीब 40 मिनट तक फॉरवर्ड इलाकों में निगरानी का काम करते हैं। उसके बाद वापस एयरबेस पर लौटते हैं।
हेलीकॉप्टर के बाद सुखोई लड़ाकू विमान का नाइट ऑपरेशन शुरू करता है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई सबसे ताकतवर और बेहतरीन लड़ाकू विमान है। मौजूदा हालात में सरहद पर सुखोई लड़ाकू विमान चीन की हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। रात के अंधेरे में वायुसेना के मुताबिक रात के ऑपरेशन में दुश्मन को चौंकाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसीलिए नाइट ऑपरेशन की बहुत अहमियत होती है। हर परिस्थिति में सेना तैयार। वहीं दूसरी तरफ अपने देश की हिफाजत के लिए भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट भी हमेशा तैयार रहते हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ने बताया कि भारतीय वायुसेना का हर योद्धा हर परिस्थिति पर ऑपरेशन करने में सक्षम है और हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार रहते हैं। गौरतलब है कि भारतीय सेना चीन की चालाकियों से भली भांति परिचित है और चीन को ऐसा कोई भी मौका नहीं देना चाहती जिससे कि मौका पाकर चीन भारत पर हमलावर हो। इसलिए भारतीय सेना चीन के पीछे हटने के बाद भी लगातार चीन पर नजर बनाए हुए है और युद्धाभ्यास में लगी हुई है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो आपने देखी भारत की वायुसेना की ताकत। भारत और चीन के बीच चले आ रहे तनाव के बीच एक बार फिर से अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि भारत अगर चीन के साथ युद्ध होता है दोनों देशों का, तो अमेरिकी सेना भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। आपको बताते हैं कैसे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत के बाद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव में थोड़ी नरमी आई है। चीनी सेना पीछे हटने लगी है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना और मोदी सरकार चीन की चालबाजी को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। ऐसे में अमेरिका ने एक बार फिर से भारत का साथ देने की प्रतिबद्धता को दोहराया है, जो निश्चित तौर पर चीन के लिए तगड़ा झटका है। बता दें कि व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना भारत के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने फॉक्स न्यूज को दिए एक बयान में कहा कि स्पष्ट संदेश है कि हम चीन या किसी और को उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करने देंगे और सबसे शक्तिशाली बल होने के कारण बागडोर संभालेंगे। दरअसल मीडोज ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सेना मजबूत है और मजबूत बनी रहेगी, चाहे वह भारत और चीन के बीच संघर्ष के संबंध में हो या कहीं और। वहीं बता दें कि भारत और चीन के बीच 2 महीने से जारी गतिरोध के बीच देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री में तनाव को कम करने को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में 8 सप्ताह से जारी तनाव में थोड़ी नरमी आई है। दरअसल पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग में भारत और चीनी सेना के बीच तनाव चरम पर था। गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प के बाद स्थिति और बिगड़ गई थी। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 43 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों ने एलएसी के साथ अधिकांश क्षेत्रों में अपनी तैनाती को काफी तेज कर दिया था। लेकिन बातचीत के बाद चीनी सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुए संघर्ष की साइट से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। इसे लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव में कमी के पहले संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि भारतीय सेना भी थोड़े ही पीछे हटी है, लेकिन भारतीय सेना अभी भी चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लद्दाख सीमा पर भारत को आंख दिखाना उसे कितना भारी पड़ सकता है। जहां पहले भारत ने आर्थिक तौर पर चीन को झटके पर झटका दिया और 59 जो चीनी ऐप्स हैं वो बंद कर दिए, तो वहीं अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी चीनी ऐप्स को बंद करने पर विचार कर रहा है। और इससे बड़ा झटका चीन को और क्या हो सकता है, इस संबंध में आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। लद्दाख में हिंसक झड़प को अंजाम देने वाले चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत के बाद अब अमेरिका भी चीनी ऐप्स को बैन करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हम टिकटॉक समेत चीन के सभी सोशल मीडिया ऐप्स को प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पोम्पियो ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि आखिरी फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि हम चीनी ऐप्स पर बैन लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि लद्दाख हिंसा के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर रोक लगा दी है। ऐसे में अगर अमेरिका भी प्रतिबंध लगाता है तो ये चीन के लिए दोहरे झटके के समान होगा। ऑस्ट्रेलिया में भी होगी कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ खबरों की माने तो ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी ऐप्स पर रोक लगाने की मांग हो रही है। लिहाजा आने वाले दिनों में अगर कई और देश इस अभियान में शामिल हो जाएं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बीजिंग अधिकांश देशों के लिए परेशानी बना हुआ है। भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाना चाहता है, इसलिए सरकार ने ऐप्स पर बैन के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टिकटॉक प्रतिबंधित होने से चीनी कंपनी को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा बाजार। अमेरिका टिकटॉक का दूसरा बड़ा बाजार है। वहां टिकटॉक के 4.54 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि भारत में करीब 20 करोड़ यूजर्स थे। ऐसे में अगर अमेरिकी प्रशासन भारत की तरह इस पर बैन लगाता है तो चीन को तगड़ा झटका लगेगा। भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि बैन किए गए चीनी ऐप्स के जरिए उपयोगकर्ताओं की जानकारी हासिल की जा रही थी और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। इस कार्रवाई के बाद से टिकटॉक की ओर से लगातार सफाई पेश की जा रही है। उनका कहना है कि भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वर में सेव होता है। चीन की सरकार ने ना तो कभी डेटा की मांग की है और ना ही कंपनी इस अनुरोध को कभी पूरा करेगी। चीन को महसूस हुई भारत की ताकत। गौरतलब है कि लद्दाख सीमा पर तनाव के बाद भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इन ऐप्स के बंद होने से चीन को आर्थिक तौर पर तो बड़ा झटका लगा ही है और साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो गया है कि अगर भारत से दुश्मनी ली तो आर्थिक नुकसान के साथ ही जमीनी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण चीन ने गलवान घाटी में देख ही लिया है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। क्या बोलती दुनिया में अभी खबरें और भी हैं, बात करेंगे उन सारी खबरों की, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। अब क्या बोलती दुनिया में बात करेंगे उस सांसद की जिस पर बेचारी पर गाज गिरी है। भारत के साथ सीमा विवाद के बाद नया नक्शा जारी किए जाने का विरोध करने वाली सांसद सरिता गिरी को उनकी ही पार्टी ने सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।
दरअसल सांसद सरिता गिरि ने नेपाल के झूठे नक्शे के खिलाफ सच बोला था और आज उन्हें उसी सच का ये सिला मिला है। वो भी कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। भारत से सीमा विवाद के बाद जारी किए गए नक्शे का विरोध करने पर नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी ने अपनी नेता सरिता गिरि को हटाने का फैसला किया है। सरिता ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए संसद में नक्शे को पारित करने के प्रस्ताव का विरोध किया था और एक दूसरा प्रस्ताव पेश कर दिया था। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें पार्टी के जनरल सदस्य के पद से भी हटा दिया है। पार्टी के नेता मोहम्मद इश्तियाक राय ने ये जानकारी दी है। बता दें कि भारत के साथ हुए सीमा विवाद के बाद बातचीत से पहले ही नेपाल ने नया नक्शा जारी किया था। गिरि ने कहा था, नेपाल के पास सबूत नहीं। दरअसल नेपाल के राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे में संवैधानिक संशोधन के लिए सदन में प्रस्ताव दिया गया था, जिसे 18 जून को पारित कर दिया गया था। सरिता की पार्टी नए नक्शे के समर्थन में थी, जबकि गिरि ने अलग से प्रस्ताव दिया था कि पुराने नक्शे को ही मान्य रखा जाए। उनका मानना था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लिम्पी अधूरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा हैं। हालांकि गिरि के इस प्रस्ताव को सदन के स्पीकर अग्नि प्रसाद सपकोटा ने खारिज कर दिया। जांच के बाद लिया गया फैसला। वहीं बता दें कि आलोचनाओं के बीच जेएसपी ने 3 सदस्यों की टास्क फोर्स बनाकर गिरि के इस कदम की जांच का फैसला किया था। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें सदन की सदस्यता और पार्टी से हटाने की सिफारिश की गई। जब गिरि ने सदन में अलग से प्रस्ताव दिया था, तब भी पार्टी ने कहा था कि सरिता गिरि अपना संशोधन वापस लें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर सरिता संशोधन प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगी तो वो न केवल अपना सांसद का दर्जा खो देंगी, बल्कि वो पार्टी की सदस्य भी नहीं रहेंगी। एक महिला का हुआ बड़ा अपमान। वहीं प्रतिनिधि सभा में जब शनिवार को इस विधेयक पर चर्चा हुई, तब सरिता गिरि को बोलने तक नहीं दिया गया। सदन से निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि संसद के अंदर एक महिला का अपमान किया गया है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। सांसद सरिता गिरि ने केपी शर्मा ओली सरकार को चेतावनी दी थी कि नेपाल में जो बर्ताव उनके साथ हो रहा है, उससे देश की हालत बांग्लादेश जैसी हो सकती है। महिलाओं के अपमान के कारण ही बांग्लादेश का गठन हुआ था। नेपाल ने जारी किया था विवादित नक्शा। गौरतलब है कि भारत के लिपुलेख से होकर मानसरोवर लिंक बनाने के बाद से नेपाल ने सीमा विवाद बढ़ा दिया था। नेपाल का दावा था कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पी अधूरा उसके क्षेत्र हैं। इस विवाद पर बातचीत से पहले ही नेपाल की सरकार ने पहले नया नक्शा जारी कर दिया और फिर संसद में संवैधानिक संशोधन पेश कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने नेपाल के इस फैसले पर ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस नक्शे को आधारहीन और एक तरफा बताया। बता दें कि नेपाल की ओर से जो नया नक्शा जारी किया गया है, उसके न तो नेपाल के पास कोई सबूत हैं और न ही कोई आधार है। दूसरी तरफ जानकार इसे चीन की सोची समझी चाल मानते हैं। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज़। आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और सुना भी होगा और कई बार कहा भी होगा कि जान है तो जहान है, क्योंकि महामारी के बीच अब हम बात करेंगे ऐसे कारोबार की जो ठप हुआ पड़ा है और धक्के से उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। हम बात कर रहे हैं पर्यटन जगत की, क्योंकि भारत के हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन कुल्लू जिले के पर्यटन कारोबारी इसके पक्ष में नहीं है। कोरोना के खतरे को भांपते हुए कुल्लू जिले के होटल मालिकों ने अभी होटल को बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि सभी का एक मत है। तो इन दिनों कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में होटल खोलने से खतरा किसी से खाली नहीं है, ऐसी बात होटल मालिक जो हैं वो कह रहे हैं। और इस संबंध में आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
पूरा देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता के लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो राज्य सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को राहत देते हुए अधिकतर सेक्टर्स में जनता को छूट दी है। हालांकि सरकार की ओर से दी जा रही इस छूट का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुल्लू जिले के पर्यटन कारोबार की, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए अभी पर्यटन क्षेत्र को न खोलने की मांग की है। इसे लेकर कुल्लू जिले के सभी होटलियर्स एसोसिएशन ने उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा के साथ बैठक की है, जिसमें कुल्लू, मनाली, बंजार, मणिकर्ण और प्रदेश की फोरा एसोसिएशन ने भाग लिया। बैठक के दौरान सभी एसोसिएशन के सदस्यों ने एक मत में कहा कि अभी होटल खोलने का सही समय नहीं है। वहीं इसके साथ ही कारोबारियों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि जब प्रदेश में कोरोना के मामलों का ग्राफ कम था, तब सरकार ने होटलों को बंद रखा और अब जब ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में होटल खोलने का निर्णय उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जिम्मेदारी ले कि होटल खोलने के बाद अगर कोई मामला सामने आता है, तो सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी और हमारे होटलों को सील नहीं करेगी, तो हम इन शर्तों पर होटल खोलने के लिए तैयार हैं। वहीं इसी के साथ ही होटल व्यवसायियों ने सरकार की दोहरी नीति पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि जब पर्यटक आएंगे तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, जबकि आम लोगों को और बाहर से आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाता है। सबके अपने अलग अलग विचार बन रहे हैं कोरोना को लेके। वो सरकार को उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के साथ, और मे बी जहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ के होटल्स ना छोड़ के हिमाचल में बहुत से ऐसे होटल्स हैं जो सबर्ब एरियाज में है या ऑफबीट प्लेसेस में है, जहाँ पे एक टेस्ट के तौर पे भी टूरिज्म शुरू किया जा सकता है। ताकि अभी देखो सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, सरकार भी अटकलें लगा सकते हैं, हम होटलियर्स भी अटकलें लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। उसको एक टेस्ट के तौर पे उस ढंग से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप कहीं हाई डेंसिटी एरिया में कहीं पे होटल है, उनको फिलहाल 15-20 दिन या महीने के लिए ना अलाउ करो, कुछ टेस्ट टाइप में शुरू किया जाए ताकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस सभी लोगों में आए, बिजनेसमैन में भी, लोकल कम्युनिटीज में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और उस तरह से फिर पता लगेगा कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। वहीं इस मामले में पर्यटन कारोबारी बुद्धि सिंह का कहना है कि अभी होटल खोलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी सरकार से 15 अगस्त तक होटल न खोलने के बारे में कहा था, लेकिन अब होटल खोलने का जो आदेश पारित किया गया है वो कहीं न कहीं जल्दबाजी भरा निर्णय प्रतीत होता है। उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार को एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि होटल खोलने के लिए उन्हें समय की भी आवश्यकता है और साथ स्टाफ की भी। अभी ये कहना मुश्किल है हमें कि कितनी जल्दबाजी सरकार ने दिखाई है। इसमें हमारे काफ़ी सुझाव है। हमने 2 तारीख को नोट निकाला, 3 तारीख को हमने दोबारा से इनको एक SOPs की ही हमने 3 टायर SOPs इनको बना के दी, जिसमें पहले गवर्नमेंट है, सेकंड में ट्रैवलर गेस्ट है और थर्ड में हम होटलियर्स हैं। तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में दी है सरकार को। अब ये सरकार उस पर कितना मंथन करेगी नहीं करेगी, हम तो चाह रहे हैं कि सरकार एग्रेसिवली करे, जिससे हम लोग होटलियर जो हैं आराम से होटल भी चला सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें टाइम चाहिए। टाइम एकदम नहीं हो सकता, जिसके लिए स्टाफ, सबको पता है कि स्टाफ भी घर जा चुका है, स्टाफ आने में टाइम लगेगा। प्लस जो हमारे पंचायतों हैं, ज़्यादातर होटल्स हमारे गाँव में हैं, पंचायतों के साथ भी हमें समन्वय बिठाना पड़ेगा। उसके लिए हमने अनुरोध किया था कि वो कुछ ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग में हमें पंचायत का प्रतिनिधि भी उसमें हो। तो आज भी ये हमारी मीटिंग हुई है DC महोदय से, तो उनके सामने भी ये समक्ष हमने ये रखा कि हम होटल खोलने के लिए तैयार हैं, पर उससे पहले कुछ और चीज़ों का मंथन करना पड़ेगा सरकार के साथ कि ग्राउंड में हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है इसको चलाने के लिए। गौरतलब है कि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के आदेशों के बाद पर्यटकों के लिए हिमाचल के दरवाजे खोल दिए हैं और पर्यटकों को सशर्त हिमाचल आने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से ही इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट, ANB न्यूज।
आपने क्या बोलती दुनिया में आज देखा कि चालबाज चीन किस तरह से क्या कुछ कदम उठा रहा है और भारत उसका कैसे जवाब दे रहा है। सारी तमाम खबरों के साथ हमने आपको ये भी बताया कि होटल इंडस्ट्री के चूल्हे क्यों नहीं जल रहे हैं। ऐसे ही हर रोज 9 से 9:30 तक की बीच के जो वक्त है उसमें तमाम दिन भर की, देश भर की और दुनिया भर की बड़ी खबरें लेके आऊंगा। हर रोज देखना ना भूलिएगा क्या बोलती है दुनिया। फिलहाल मुझे यानी सुनील कुमार को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तमाम ताजा अपडेट खबरों के लिए एएनबी न्यूज। धन्यवाद।